हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम जो कक्षा 7 है जो विज्ञान एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक को हल कर रही थी। इसमें हम पाठ जंतुओं और पादपों में जो परिवहन है उस पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने इससे पहले की जो प्रश्न उत्तरों को हल नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ देखेंगे सभी प्रश्नों को हम समझेंगे और आपको लिख लेना है, केवल लिखना नहीं है, याद भी करते चलना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रक्त क्या है। रक्त क्या है और रक्त में जो पाए जाने वाले घटकों के नाम बताना है। तो रक्त क्या है, आप सभी जानते हैं। रक्त यह क्या है, एक तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में क्या होता है, प्रवाहित होता है। रक्त में पाए जाने वाले जो घटक हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं और जो पट्टाणु हैं, रक्त की प्रमुख घटक हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। अब परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, अंगों के नाम बताने हैं। परिसंचरण तंत्र क्या है, हृदय और रक्त वाहिनियों की संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र की प्रमुख अंग हैं हृदय, धमनी और सिरा। कौन कौन है, हृदय, धमनी और सिरा, ये हैं जो परिसंचरण तंत्र के अंग हैं। आगे देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं, क्यों। जो श्वेत रक्त कणिकाएं उन्हें हम सैनिक क्यों कहते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो सैनिक क्यों कहते हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं क्योंकि ये कोशिकाएं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं, जिनके कारण हम बीमार हो जाते हैं। रोगाणुओं को ये क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है। आगे देखिए, स्पंदन दर किसे कहते हैं। स्पंदन दर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। और किसी व्यक्तियों की स्पंदन दर है जो प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए। तो प्रति मिनट स्पंदों की संख्या को क्या कहते हैं, स्पंदन दर कहते हैं। प्रति मिनट है जो स्पंदों की संख्या को क्या कहते हैं, स्पंदन दर कहते हैं। और यह जो सामान्य व्यक्ति में कितनी होती है, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। जो स्पंदन दर है सामान्य व्यक्तियों के लिए कितनी होती है, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। अगला देखिए, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिलने नहीं देता है, बताना है वह। देखिए तो हम इसमें लिखेंगे, जो मानव हृदय में कक्षों के बीच का विभाजन दीवार जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देती है, ये हम यहाँ पर इसके उत्तर में लिख देंगे। अब आपको यहाँ देखिए धमनी और सिरा को परिभाषित करना है और उनके यहाँ पर कार्य लिखना है। तो देखिए धमनी क्या कहलाती हैं और सिरा क्या कहलाती हैं। वे रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, शरीर के जो सभी भागों में ले जाती हैं उन्हें हम धमनी कहते हैं। और कौन सी रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को। तथा वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस कहाँ लाती हैं, हृदय में लाती हैं, उन्हें हम सिरा कहते हैं। क्या कहती हैं, सिरा। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाएं उन्हें कहते हैं हम धमनी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से वापस लाएं उन्हें हम कहते हैं सिरा। समझ गए। अब देखना है, धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, क्यों। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, इसलिए जो धमनी की दीवारें हैं वो मोटी एवं लोचदार होती हैं। कैसा होता है, जो रक्त का प्रवाह होता है वो तेजी से और अधिक दाब से होता है, इस कारण से जो धमनी की दीवारें हैं वो कैसी होती हैं, मोटी और लोचदार होती हैं। स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए और उसके कार्य बताने हैं। जो डॉक्टर लिए रहते हैं, गले में डाले रहते हैं, वो क्या कहलाता है, स्टेथोस्कोप कहलाता है। इसका हमने यहाँ चित्र बना दिया है, आप इससे अच्छा भी चित्र बना सकते हैं। अब देखना है इसका कार्य क्या होता है। स्टेथोस्कोप से हम क्या नापते हैं, स्पंदन
को मापा जाता है ताकि हृदय की स्थिति को आकलित किया जा सके कि हृदय की स्थिति किस प्रकार से प्रभावित है, तो इसके द्वारा है उसका मापन, स्पंदों का मापन किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है, परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाना है और यहाँ पर लिखना है। देखिए तो यहाँ आप परिसंचरण तंत्र का चित्र बना सकते हैं, नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ आप बुक से चित्र बनाएंगे। अब देखना है, यहाँ देखिए, पहेली खेलते समय गिर गई और उसके हाथ से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद रक्त का बहना बंद हो गया। तो यह सब बूझों ने देखा। तो बूझों के प्रश्नों का हमें उत्तर देना है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है और रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं। देखिए, रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है जो रक्त का कैसा रंग होता है, लाल रंग का होता है। और जो रक्त का थक्का है, इसके जमने के लिए कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं, तो इसके जमने के लिए हैं जो कोशिकाएं पट्टाणु, इन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सहायक होती हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ आपको मानव उत्सर्जन तंत्र, जो मानव उत्सर्जन तंत्र है इसका चित्र बनाना है, नामांकित। अब देखिए, उत्सर्जन, जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके हमें नाम बताने हैं। तो कौन कौन सी पदार्थ को हम उत्सर्जित करते हैं, तो कोई व्यक्ति है जो सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर है जो क्या करता है, मूत्र उत्सर्जित करता है। अब मूत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं 95% होता है जल और 2.5% होता है क्या, यूरिया, और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, पादपों में जल एवं खनिज के परिवहन को नामांकित चित्र से समझाइए। जल और खनिजों के परिवहन को बताना है। तो पादप हैं जो मूल जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, जल और खनिजों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो संवहन ऊतक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जाइलम। जो जाइलम ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे से जल और खनिजों को ले लेते हैं और पूरे पौधे के भागों को पहुंचाने का काम करते हैं जाइलम। इसी प्रकार से जो पत्तियों में, जो पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया है, भोजनों को संश्लेषित किया गया है, इस भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने का काम कौन करते हैं, फ्लोएम करते हैं। कौन करते हैं, फ्लोएम। तो इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का क्या करते हैं, परिवहन का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।